हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी वीडियो के इस पार्ट में कवर करेंगे इकोनॉमिक्स से चैप्टर थर्ड है हमारा पुअर्टी एज ए चैलेंज। सो डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर है हमारा क्लास 9 से एसएस का इकोनॉमिक्स में चैप्टर थर्ड। और इसमें हम देख रहे हैं पुअर्टी के बारे में। जो गरीबी है वो इंडिया में किस लेवल पर है, पुअर्टी होती क्या है, पुअर्टी लेवल कैसे डिसाइड होता है, और भी पुअर्टी से रिलेटेड अलग अलग फैक्टर्स की पुअर्टी कैसे राइज होती हैं, और इंडिया में पुअर्टी के क्या क्या रीजन हैं। तो इन सब के बारे में हम कवर कर रहे हैं वीडियो इस वाले टॉपिक में। तो इससे पहले हम एक वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड बना चुकी है जिसमें हमने पुअर्टी पुअर्टी के से रिलेटेड फैक्टर्स, कोजेज़, पुअर्टी लाइन के बारे में और पुअर्टी के क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट है इनके बारे में देखा है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने पुअर्टी को कम करने के लिए, पुअर्टी को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं। उससे पहले हम अपनी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जो पार्ट कवर किया था उसको एक बार रिव्यू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था पुअर्टी। तो यहाँ पर मैं एक बार दोबारा से आपको पुअर्टी का मीनिंग बता देती हूँ। पुअर्टी का मीनिंग होता है कि वो पर्सन जो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो एक पर्सन की बेसिक नीड्स होती है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, ये जो तीन चीज़ें पर्सन इन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, इनको फुलफ़िल करने में उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? पुअर्टी। ठीक है, और वो पर्सन क्या होगा? पुअर पर्सन। जो पर्सन अपनी बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है उसको हम बोलेंगे पुअर पर्सन। और जो सिचुएशन में वो रह रहा है, जिस सिचुएशन में वो लाइक करता है, वो होगी पुअर्टी। सो पुअर्टी के अलग अलग कोजेज़ है, क्या क्या कोजेज़ है उसके बारे में हमने देखा था, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, मतलब जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था, जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का रूल था, तो उस टाइम क्या था कि उन्होंने हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने दिया, हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने दिया था। और जो डेवलपमेंट अगर कर भी रहे थे तो वो बहुत ही लो लेवल का था। ओके, क्योंकि ब्रिटिशर्स कभी ये नहीं चाहते थे कि इंडिया डेवलप्ड हो। ठीक है, इंडिया जो कंट्री है डेवलप्ड हो, वो हमेशा यही सोचते थे कि इंडिया को उन्होंने अपने कंट्रोल में रखना है। इसलिए उन्होंने कभी भी इंडिया के डेवलपमेंट पर फोकस नहीं किया। और यही एक रीज़न बन गया कि हमारी कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाई, यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम हुए, जिसकी वजह से पुअर्टी का जो लेवल है, पुअर्टी की जो रेट थी वो बहुत ज़्यादा थी। ओके, दूसरा हमारे पास आता है द फेलियर एट बोथ द फ्रंट, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। ओके, मतलब दो चीज़ें और इफेक्ट है, सबसे मेन सबसे और क्या है? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बहुत कम है, बहुत ही लो लेवल पर है, और पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है। तो ये दोनों रीजन भी क्या है? पुअर्टी के लिए मेन कोजेज बन जाते हैं। ओके, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारा डेवलपमेंट नहीं होने दिया, लेकिन जब हमें फ्रीडम मिली तो फ्रीडम के बाद जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बहुत ही कम स्पीड से थी, बहुत ही लो लेवल पर थी। और ऊपर से पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, और पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ पुअर्टी का जो साइकिल था वो भी इंक्रीज होता चला गया। उसके बाद हमारे पास आता है इरेगुलर स्मॉल इनकम। ठीक है, जो स्मॉल इनकम थी वो इरेगुलर थी, कभी मिले कभी ना मिले, जिसकी वजह से जो पुअर पर्सन है वो और ज़्यादा पुअर हो गया। ह्यूज इनकम इन इक्वेलिटी, लोगों की जो इनकम मिलती थी उसमें काफ़ी ज़्यादा अनइक्वेलिटी थी, किसी को ज़्यादा इनकम मिलती थी, किसी की ज़्यादा इनकम थी, तो किसी का इनकम लेवल था कम। ठीक है, तो इसी अनइक्वेलिटी की वजह से पुअर्टी राइज होती चली गई। उसके बाद मैनी अदर सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर्टी। ओके, यही फैक्टर नहीं, बाकी जो सोशल, हमारी सोसाइटी
कभी भी मतलब जो रिच पर्सन और पुअर पर्सन है उनमें इतने ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन। कल्चर भी, जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट है। ओके। और इकोनॉमिक फैक्टर में तो हमने इंक्लूड किया है, जैसे इनकम होती है, जो मनी से रिलेटेड हमारा पार्ट था, ये सब क्या थे, पुअर्टी के कोजेज थे। मतलब ये सब, इन सब की वजह से ये सभी फैक्टर्स, ये सभी कोजेज मिलकर पुअर्टी को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। ओके। और भी हमारे पास फैक्टर है, जैसे लैंडलेसनेस हो गया, किसी के पास ज़मीन नहीं है और ऊपर से उसके पास कोई जॉब भी नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था, और उसकी वजह से अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उसके पास इनकम नहीं है, और इनकम नहीं होगी तो वो अपनी बेसिक नीड्स, अपने खर्चे नहीं उठा पाएगा, नहीं उनको कंप्लीट कर पाएगा, जिसकी वजह से वो पुअर्टी की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, काफ़ी पर्सन ऐसे थे जो चाहते थे काम करना, लेकिन फिर भी काम उनको, उनके पास अवेलेबल नहीं था। ठीक है। वो चाहते थे कि काम करना है उनको, वो काम करने के बिल्कुल इच्छुक थे, लेकिन उनको काम मिल ही नहीं रहा था। ओके। तो वो जो स्टेज थी वो अनएम्प्लॉयमेंट की थी, इसकी वजह से भी लोग पुअर हो गए। साइज ऑफ फैमिली, अगर हम पहले की तरफ देखें, फास्ट में देखें, तो उस टाइम क्या होता था, साइज ऑफ फैमिली बहुत लार्ज होता था। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता कि पूरी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट होती थी उनको कंप्लीट करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। ओके। और इनकम का सोर्स कोई था नहीं, इसकी वजह से पुअर्टी ज़्यादा होती चली गई। उसके बाद इलिटरेसी, लोगों को पता नहीं था, मतलब उनको नॉलेज नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, साक्षर नहीं थे बिल्कुल भी, तो इसकी वजह से भी क्या हुआ कि पुअर्टी इंक्रीज हुई। उसके बाद चाइल्ड लेबर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे जो चिल्ड्रंस है उनमें क्या प्रॉब्लम थी कि जो उनके पेरेंट्स होते थे, ठीक है, चिल्ड्रंस के जो पेरेंट्स होते थे वो ये सोचते थे कि हमारे बच्चे जो है वो हमारे साथ काम करने जाएंगे, ना कि पढ़ने लिखने। ओके। तो अगर वो काम करने जाते तो उनको एजुकेशन नॉलेज नहीं होती, अगर एजुकेशन नॉलेज नहीं है तो आप अभी मान के चलो, अगर प्रेजेंट में किसी को एजुकेशन नॉलेज नहीं है तो वो किस लेवल पर बिलोंग करेगा। ओके। तो उस टाइम चाइल्ड लेबर जो थी उसकी वजह से लोग एजुकेटेड नहीं हो पाए, और उसकी वजह से वो खुद को डेवलप भी नहीं कर पाए, और पुअर्टी की सिचुएशन और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। उसके बाद हेल्पलेसनेस, जो हेल्पलेसनेस थी वो भी, कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता था। जो रिच पर्सन थे वो हमेशा अपने ऊपर फोकस करते, वो कभी ये नहीं देखते थे कि हमें पुअर पर्सन के लिए भी कोई स्टेप लेना चाहिए, तो वो बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके थे। उसके बाद पुअर हेल्थ, मेल न्यूट्रिशन, पुअर हेल्थ मतलब उनकी हेल्थ जो थी, क्योंकि इस टाइम पे उनको खाना नहीं मिलता था, उनकी हेल्थ जो थी उसका लेवल भी डिक्रीज हो गया, और उसके ऊपर से उन्हें जो खाना मिलता था वो मेल न्यूट्रिशन, मतलब उसमें बिल्कुल भी कोई पोषक तत्व नहीं था, बस उनको ये था कि अपना पेट भरना था। ओके। तो ये सब रीजन रहे पुअर्टी के, जिसकी वजह से पुअर्टी और ज़्यादा स्प्रेड हुई। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटी पुअर्टी मेजर बाय द इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो पुअर्टी है उसको कम करने के लिए, ठीक है, पुअर्टी को कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और उसके बाद टारगेटेड एंटी पुअर्टी प्रोग्राम। तो सबसे पहले क्या था, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया, और दूसरा टारगेटेड एंटी पुअर्टी प्रोग्राम्स, यानी कि एक तो डायरेक्ट उनकी हेल्प की, जो पुअर पर्सन थे डायरेक्ट उनकी हेल्प की, उनको इकोनॉमिक हेल्प की उनकी, ताकि वो इकोनॉमिकली ग्रो कर सके, और दूसरा कोई प्रोग्राम बना दिया, कोई स्कीम बना दिया जिसकी वजह से वो प्रेजेंट में तो काम कर सके, और इन फ्यूचर भी उस वर्क से, उस प्रोग्राम से कनेक्टेड रहकर वो काम कर सके, और पुअर्टी लेवल से खुद को निकाल सके। ओके। तो जो गवर्नमेंट थी उसने टू टाइप से हेल्प की, एक तो डायरेक्ट उनको इकोनॉमिक हेल्प दी, और दूसरा प्रोग्राम बनाए, स्कीम बनाए, जिसका यूज़ करके वो खुद को पुअर्टी लेवल से बाहर लेके आ सकते थे। तो उन्हीं मेजर के बारे में, जो स्टेप इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर दे रखा है एंटी पुअर्टी मेजर बाय द गवर्नमेंट। तो कौन कौन से थे? सबसे पहले दे रखा है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा, जो कब आया था? 2005 में। इनके बारे में हम देखेंगे एक्सप्लेन में। नेक्स्ट है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP, ये कब लॉन्च हुआ था? 2004 में। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY इज अनदर ए स्कीम विच इज स्टार्टेड इन 1993। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP was launched in 1995। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY was launched in 1999। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMJY launched in 2000। एंड लास्ट इज अंत्योदय अन्न योजना AAY। ओके, तो ये जो कुछ मेजर है, कुछ प्रोग्राम है, कुछ स्कीम्स है जो इंडियन गवर्नमेंट ने चलाई थी ताकि पुअर्टी को रिड्यूस किया जा सके। ओके, इन प्रोग्राम में क्या था कि इनसे कनेक्टेड होकर जो पुअर पर्सन है उनको काम दिया जाएगा, और जो भी काम वो करेंगे उसके बदले में उन्हें एक पहले से डिसाइडेड पेमेंट दी जाएगी, उनको पैसे दिए जाएंगे, वेजेस दी जाएंगी, और उससे वो अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा। ठीक है, आपने नाम सुना होगा कई बार, नरेगा विलेज लेवल पर वर्क करता है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा कब आया था? ये 2005 में। अभी इसका नेम चेंज करके क्या रख दिया गया है? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, ये कब मतलब चेंज कर दिया गया है? नरेगा, पहले नरेगा था 2005 में, लेकिन अब चेंज करके क्या कर दिया है? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब देखते हैं कि इस एक्ट में बताया क्या गया है। इस एक्ट में बताया गया है इट एम टू एंश्योर लाइवहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 days ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर ऑफ एवरी हाउस होल्ड whose adult member volunteer to do unskilled manual work। मतलब क्या है? सीधी लैंग्वेज में मैं बता देती हूँ आपको कि जो नेशनल नरेगा चला था, ठीक है, जो नरेगा स्टार्ट हुआ है 2005 में, उसका मतलब था कि हर पर्सन को, ठीक है, नरेगा के अंदर जो भी पर्सन रजिस्टर्ड होगा उस पर्सन को एटलीस्ट 100 days के लिए क्या एम्प्लॉयमेंट देना था। ओके, कितने डेज के लिए? 100, कम से कम 100 दिन के लिए तो उसको एम्प्लॉयमेंट ज़रूर मिलेगा। ये स्कीम किस में बताई है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा 2005 में। ओके, उसके बाद इसी में एक बात और बताई है कि अगर हमारी अगर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं और रजिस्ट्रेशन के 15 डेज़ के अंदर, ओके, 15 डेज़ के अंदर हमें एम्प्लॉयमेंट या जो वर्क होगा वो प्रोवाइड हो जाएगा। अगर 15 डेज़ के अंदर हमें कोई काम नहीं मिलता, ठीक है, जो पर्सन उसमें रजिस्टर्ड हुआ है और उसको 15 डेज़ के बाद जब उसने रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन के बाद जब उसको कोई काम नहीं मिला 15 डेज़ के बाद, तो जो नरेगा होगा वो उसको एक क्या देगा? अलाउंसेस देगा। ठीक है, अलाउंसेस मतलब उसको एक भत्ता देगा, उसको पैसे देगा कुछ, ताकि वो अपनी लाइफ को आराम से, मतलब उसकी थोड़ी सी इनकम या उसकी फाइनेंशियली हेल्प होती थी वो। ठीक है, वो तब होता था जब उसको 15 डेज़ के अंदर काम नहीं मिल पाता। अदरवाइज हमेशा कोशिश ये रहती है नरेगा की कि जो भी रजिस्टर्ड होगा उसको 100 डेज़ के अंदर 100 डेज़ के लिए उसको काम दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो 15 डेज़ के बाद उसको एक अलाउंसेस दिया जाएगा, उसको पैसे दिए जाएंगे। ओके, तो ये किस में बताया गया है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा 2005 में। ओके, राइट टू वर्क के बारे में ये हमें बताता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड आता है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP। कब लॉन्च हुआ है ये? 2004 में। ठीक है, कब लॉन्च हुआ है? 2004 में। द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 14 नवंबर 2004 इन 150 ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया with the objective of generating supplementary wages employment। ओके, तो जो NFWP स्कीम है, प्रोग्राम है, ये लॉन्च कब किया गया था? 14 नवंबर 2004 को। और किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट
और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर, ठीक है, किस किस ने, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर, और कब किया था, 14 नवंबर 2004 को। और इसमें किसको इंक्लूड किया था कि पूरी कंट्री में, पूरी इंडिया में जो 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा गरीब, जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट होंगे, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना था। तो ये किसके अंडर में था, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के अंडर। ओके, और इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही टाइप के पर्सन को इंक्लूड किया गया था। ओके, तो ये था हमारे पास नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था 2004 में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY। ओके, ये भी स्कीम है, ये कब लॉन्च हुई है, 1993 में। 1993 में ये स्कीम लॉन्च हुई है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। और इसके अंडर क्या है, द PMRY हैज़ बीन इंटेंडेड टू गिव एम्प्लॉय टू आवर million people by starting 7 lakh micro venture by the jobless educated youth. It recount to the starting of self employment scheme through commerce, service and business means। मतलब जो PMRY स्कीम थी वो लॉन्च हुई थी 1993 में। ओके, और इसमें क्या प्रोविज़न था कि इन्होंने 1 मिलियन पीपल, ठीक है, 1 मिलियन पीपल जो थे उनको 7 लाख माइक्रो वेंचर, मतलब जो छोटे उद्योग होते हैं, जो छोटे काम होते हैं, ठीक है, जो माइक्रो लेवल पर जो वर्क होते हैं वो स्टार्ट करने के लिए लोगों की हेल्प की थी। ओके, और वो भी उनमें 7 लाख वो थे, मोस्टली जो मिलियन पर्सन थे वो थे जो जॉबलेस और एजुकेटेड यूथ थे, मतलब उनके पास नॉलेज थी लेकिन काम नहीं था। वो यूथ जिनके पास नॉलेज थी लेकिन काम नहीं था, उनको क्या करा था, उनको हेल्प दी थी ताकि वो अपना खुद का एक माइक्रो वेंचर स्टार्ट कर सके और दूसरे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। ओके, तो कॉमर्स और सर्विसेज और बिजनेस मीन्स इसमें सब कुछ इंक्लूड थे। तो ये हमारे पास किसके बारे में था, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। मतलब क्या करना था कि जो यूथ है वो अपनी एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग खुद कोई एक माइक्रो बिजनेस स्टार्ट करेगा और उस बिजनेस में वो दूसरे लोगों को एज ए एम्प्लॉय रखेगा। ओके, इससे क्या होगा कि उसकी खुद की इनकम भी होगी और वो दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देगा। ठीक है, तो ये हमें किस में बताया है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY जो स्टार्ट हुई थी 1993 में। उसके बाद हमारे पास आता है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये लॉन्च कब हुआ था, 1995 में, REGP, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। ठीक है, इसका सबसे मेन मोटिव क्या था कि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, टू डेवलप्ड एंटरप्रेन्योर स्किल एंड एटीट्यूड अमंग रूरल एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड यूथ टू अचीव द गोल ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, टू फैसिलिटेट participating of financial institute for higher credit flow to rural industries। ठीक है, तो जो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था, REGP था, इसमें ये बताया गया था कि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है। ठीक है, वहाँ पर जो लोग थे, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ थे, जिनके पास ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल कोई काम नहीं था, तो उनको एंटरप्रेन्योर के बारे में बताना, उनको जो स्मॉल स्केल बिजनेस होती है, जो एंटरप्रेन्योर है, उनके बारे में बताना और उनकी हेल्प करना ताकि वो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो रूरल एरिया में इंडस्ट्री सेटअप की जाती है उसको बोलते हैं रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उसको वो अचीव कर सके। ओके, और इसके लिए उन्हें क्रेडिट भी दिया जाता था, बैंक उन्हें लोन भी देते थे। ठीक है, तो ये किस में था, हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में। उसके बाद हमारे पास आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब स्टार्ट हुई थी, 1999 में। ओके, इट एम इज एट प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू विलेजर थ्रू द एस्टेब्लिश ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्टिविटी क्लस्टर आर एस्टेब्लिश बेस्ड ऑन द एप्टीट्यूड एंड स्किल ऑफ द पीपल विच आर nurtured to their maximum potential. Fund are provided by NGO, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी
वो लॉन्च हुई थी 1999 में। और इसमें क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया था कि गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको, उनके पास अलग से अगर कोई स्किल है, उनकी खुद की कोई नॉलेज है, कोई स्किल है, तो उसको इम्प्रूव करना और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड कराना, उसको वहाँ पर प्रोवाइड कराना, ये उनका एम था। ठीक है, इसके लिए अगर पैसों की ज़रूरत थी, मनी की ज़रूरत थी, तो उसके लिए उन्हें मनी कौन प्रोवाइड करा रहा था, एनजीओ, बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे वो उनको हेल्प कर रहे थे। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि विलेज में क्या एक मशीन, जो सिलाई मशीन सेंटर है वो ओपन कर लिया। मतलब गाँव की जो औरतें हैं उन्होंने आपस में मिलकर, उनके पास स्किल थी, उनको सिलाई का काम आता था, इसलिए उन्होंने अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड एक अपना खुद का सेंटर खोल लिया। ठीक है, इसके लिए अगर इनको मनी, पैसों की ज़रूरत थी, तो वो एनजीओ, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो थे उन्होंने इनको लोन दिया होगा। ओके, तो ये था हमारे पास स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो लॉन्च हुई थी 1999 में। उसके बाद हमारे पास आता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PMJY। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लॉन्च हुई थी 2000 में। और इसका मोटिव क्या था, PMJY वॉज लॉन्च्ड इन 2000 एंड 2001 इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट एज विलेज लेवल। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जी PMJY थी, इसका मेन एम था कि विलेज लेवल पर, ठीक है, गांव में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको सस्टेनेबल, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना था। इसका एम था कि सभी स्टेट और सभी यूनियन टेरिटरीज़ में जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव करना था। PMJY initially had 5 components: by primary health, primary education, rural shelter, rural drinking water and nutrition। ओके, और इसने क्या किया था कि पूरे जो PMJY थी उसने इसके 5 कंपोनेंट को उन्होंने फोकस किया था। जो विलेज होते हैं वहाँ पर 5 कंपोनेंट को उन्होंने फोकस किया था कि उनमें सुधार होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या थी, प्राइमरी हेल्थ, उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर और न्यूट्रिशन। इन 5 चीज़ों पर फोकस कर कर उन्होंने क्या किया था कि जो विलेज लेवल था उसका डेवलपमेंट किया। अगर गांव का विकास होगा तो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो भी अपने विकास के बारे में सोचेंगे और वो भी कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे। इसलिए PMJY प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में विलेज के ऊपर फोकस किया गया कि विलेज को डेवलप करना है, जिसकी वजह से विलेज जो होंगे वो सिटीज़ से, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है उनसे कनेक्टेड होंगे, लोग वहाँ पर काम करने जा सकते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और वो खुद को डेवलप कर सकते हैं। ओके, और 5 मेन कंपोनेंट थे, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड न्यूट्रिशन। और इनकी इन 5 फैक्टर पे, कंपोनेंट पर उन्होंने फोकस करना था कि एक विलेज में ये 5 फैक्टर जो है वो डेवलप्ड होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना इज एन इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर 10 मिलियन ऑफ द पुअरेस्ट फैमिलीज। इट इज़ ऑन द लुक आउट फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर by providing them 35 kilogram of rice and wheat at rupees 3 और 2 पर केजी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो अंत्योदय अन्न योजना जो थी उसमें क्या हुआ कि इसको किसने स्पॉन्सर किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने। ओके, और इसमें क्या था कि सबसे पहले जो 10 मिलियन, जो सबसे पुअरेस्ट 10 मिलियन फैमिलीज थी, ठीक है, पूरी कंट्री में जो 10 मिलियन सबसे पुअर, जो सबसे गरीब फैमिली थी उनको सिलेक्ट किया गया 10 मिलियन को। ठीक है, उसके बाद क्या था, उनको देखा गया, उनको बताया गया कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब जो सबसे गरीब से जो गरीब थी उस फैमिली को उस 10 मिलियन पुअरेस्ट फैमिली में इंक्लूड किया गया, उनको कार्ड दिया गया। और उसके बाद उसके उनको क्या प्रोवाइड किया गया, 35 केजी राइस एंड वीट। ठीक है, 35 किलो गेहूं और चावल उनको प्रोवाइड किया जाता है। और वो भी किस, गेहूं तो उनको मिलता है किस रेट पे, वीट का जो रेट होता है वो होता है 2 रुपीज़ पर केजी। और राइस का जो वेट होता है वो रेट होता है वो होता है 3 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो 35 किलोग्राम राइस और 25 किलोग्राम वीट, ठीक है, 35 किलो चावल और 25 किलो गेहूं उनको मिलता था। जो चावल का रेट था, जो चावल का प्राइस था वो 3 रुपये था। और जो
गेहूं का प्राइस था वो 2 रुपये पर केजी था। ओके, तो ये अंत्योदय अन्न योजना के अकॉर्डिंग था कि जो पुअरेस्ट टू पुअरेस्ट, जो सबसे गरीब से गरीब पर्सन था, गरीब से गरीब फैमिली थी, उसको इसमें इंक्लूड किया गया और उनको फूड जो राइस और वीट था वो प्रोवाइड किया गया था, वो भी बिल्कुल लो रेट पर। तो ये थे हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स, कुछ स्कीम्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने चलाई थी और किस लिए, ताकि पुअर्टी को कम किया जा सके, लोगों में एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट से कनेक्ट किया जा सके, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड करने या जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए उनको मोटिवेट किया जा सके। ओके, इसलिए ये एंटी पुअर्टी स्कीम्स प्रोग्राम्स इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे। तो ये सभी प्रोग्राम्स हैं, इन सब के बारे में आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। जो भी पॉइंट, ये मेन पॉइंट हमने लिखे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है तो इसके बारे में सबसे पहले आप मेन हेडिंग डालोगे, उसके बारे में सबसे पहले लिखोगे कि ये स्कीम लॉन्च कब हुई है और उसके बाद इसकी पूरी डिटेल उसमें लिखोगे। तो ये जितनी भी स्कीम है सभी स्कीम के बारे में अपनी फेयर नोटबुक में आपने करना है, राइट डाउन करना है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है चैलेंजेस। ठीक है, इतने सारे प्रोग्राम, इतने ज़्यादा स्कीम्स आने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है। तो चैलेंजेस क्या है कि challenges that still remain providing health care, education and job security for all and achieving gender equality and dignity for the poor। मतलब पुअर फैमिली जो गरीब होते हैं वहाँ पर उनको सारी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, उनको एजुकेशन देना, जॉब सिक्योरिटी देना, या जो जेंडर इक्वलिटी है या डिग्निटी है वो सब प्रोवाइड कराना एक चैलेंजिंग काम है। ठीक है, ये बहुत मतलब हो तो सकता है लेकिन इसको करने में काफ़ी टाइम लगेगा, लोगों की सोच को बदलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। दिस विल बी इवन बिगर टास्क, ये बहुत बड़ा काम है और इतनी आराम से और इतने कम टाइम में ये कंप्लीट नहीं होगा। पुअर्टी रिड्यूस इन एक्सेप्शन टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर। ठीक है, तो ये माना जाता है कि अगर हम ऐसे ही पुअर्टी को रिड्यूस करने के लिए प्रोग्राम लाते हैं, स्कीम्स लाते हैं, तो हो सकता है आगे आने वाले 10 से 15 साल में पुअर्टी को रिड्यूस किया जा सके। This would be possible mainly due to higher economic growth, increased stress on universal free elementary education, decline population growth, increasing empowerment of women and economically weaker section of society। ओके, तो इसमें ये बताया है कि अगर हमें पुअर्टी को कम करना है तो ये ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, हम कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए क्या चाहिए, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए वो हायर होनी चाहिए। इंक्रीज स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, जो फ्री में एजुकेशन मिलती है वो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ को हमें थोड़ा सा कम करना चाहिए। उसके बाद जो वुमेन एम्पावरमेंट है, लेडीज़ वुमेन जो खुद के लिए कुछ करना चाहती है उसको, उस एम्पावरमेंट को, उस शक्ति को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर हम ये सभी स्टेप फॉलो करते हैं तो थोड़े टाइम में हमें, मतलब आने वाले सालों में हमें ये देखने को मिलेगा कि पुअर्टी जो है वो रिड्यूस हो रही है। ओके, तो ये चैलेंजेस थे, अगर इन चैलेंजेस को हम एक्सेप्ट करते हैं और इनको सोल्व करते हैं तो हम पुअर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस हो गए हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास ग्लोबल पुअर्टी। तो पुअर्टी का लेवल ओनली इंडिया तक ही नहीं है बल्कि इंडिया के अलावा भी और भी काफ़ी कंट्री है जहाँ पर पुअर्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर आपको कंट्री के अकॉर्डिंग शो कर रखा है कि वो कंट्री जहाँ पर पुअर्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इंडिया से भी ज़्यादा है, इंडिया से भी ज़्यादा लोग इन एरियाज़ में पुअर है, तो वो शो कर रखे हैं, ये इंडिया के इक्वल पुअर है। तो यहाँ पर देखो आपको दे रखा है कि पॉपुलेशन और वहाँ पर जो पर डे, यहाँ पर वो फैमिलीज़ बता रखी है जो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर सकती और किस एरिया में कितनी फैमिलीज़ है। तो ये सब वो डाटा दे रखा है और उसी डाटा के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि ओनली इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के अलावा और भी काफ़ी कंट्री है जहाँ पर पुअर्टी लाई करती है। यहाँ पर भी इन एरिया में भी पुअर्टी है और यहाँ से भी इनको अगर पुअर्टी को रिमूव करना है, हटाना है, रिड्यूस करना है तो हमें ग्लोबल लेवल पर पुअर्टी को
डिफेंड फेस करना पड़ेगा, और इसके लिए कोई ना कोई प्रॉपर स्टेप लेना पड़ेगा ताकि हम ग्लोबल पुअर्टी को हटा सकें। अगर ग्लोबल लेवल पर पुअर्टी कम होना स्टार्ट हो जाएगी तो वो हमारे कंट्री लेवल पर, इंडियन लेवल पर भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है जो नेल्सन मंडेला जी थे, उनका कहना है पुअर्टी इज़ नॉट एन एक्सीडेंट। ठीक है, पुअर्टी एक एक्सीडेंट नहीं है। लाइक स्लेवरी एंड अपार्थीड, जैसे स्लेवरी होती है, अपार्थीड होती है। स्लेवरी मतलब होता है दास प्रथा, जब हम किसी के दास बनकर काम करते हैं तो उसको बोलते हैं स्लेवरी। और अपार्थाइड का मतलब होता है कि जब काले और गोरों में जो भेदभाव होता था, जो गोरे लोग काले लोगों को अपने कंट्रोल में रखते थे, दबा कर रखते थे, उसको बोलते हैं अपार्थाइड सिस्टम। ओके, तो जैसे स्लेवरी और अपार्थाइड सिस्टम जो था एक्सीडेंट था, वो जानबूझ के मतलब नहीं, वो होता था। लेकिन पुअर्टी एक्सीडेंट नहीं है। ठीक है, इसको बनाया, इसको खुद इट इज़ मैन मेड। ओके, इसको खुद इंसानों ने बनाया है। स्लेवरी और पार्थिव सिस्टम जो था वो पहले से चलता आ रहा था, लेकिन पुअर्टी नहीं थी। पुअर्टी मैन मेड है, इसको हमने खुद बनाया है, इसको इंसान ने खुद जनरेट किया है। और अगर इसको रिमूव करना है तो उसके लिए भी जो ह्यूमन बींग है उनको एक साथ एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, तभी हम पुअर्टी को रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज पुअर्टी को रिमूव करना एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाएगा पूरी कंट्री के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए। ओके, तो ये था हमारे पास हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा पुअर्टी के बारे में, कैसे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने पुअर्टी को रिड्यूस करने के लिए स्टेप लिए हैं। स्टेप में 2 टाइप के थे, एक तो डायरेक्ट उनको इकोनॉमिक ग्रोथ दे दी, या उन कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उन्हें वर्क करना था, और काम करने के बाद उनको पैसे मिलते, उससे वो अपने आप को पुअर्टी लेवल से ऊपर लेकर आ सकते। और इकोनॉमिक लेवल में क्या हुआ कि डायरेक्ट उनकी फाइनेंशियल हेल्प कर दी, डायरेक्ट उनको पैसे दे दिए किसी स्कीम के अकॉर्डिंग, किसी या कोई और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो उसमें। ठीक है, तो ये जो पार्ट आज हमने किए हैं, जो सभी प्रोग्राम और स्कीम हमने किए हैं, ये सभी आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है, और साथ में क्या क्या चैलेंजेस है इसके बारे में पढ़ना है। और चैलेंजेस के साथ साथ इन चैलेंजेस को हम कम कैसे कर सकते हैं, पुअर्टी को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए हमें अपनी तरफ से, कौन कौन सी ऐसे पॉइंट है जिनको अगर हम देखें तो हम पुअर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी हमें देखने हैं। ओके, ग्लोबल पुअर्टी के बारे में देखना है। और लास्ट में जो हमने नेल्सन मंडेला जी के बारे में, इनके जो व्यूज़ है पुअर्टी को लेके, उसके बारे में भी ये अगर आप लिखना चाहो तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पुअर्टी एज ए चैलेंज। आई होप आपको आज का टॉपिक और आज के वीडियो के पार्ट में जो हमने पार्ट कवर किया है ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप वो डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।